इस संभावित कैबिनेट रिशफल का सबसे बड़ा आधार 2027 में होने वाले 7 राज्यों में चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश है। इसको फोकस में रखा जाएगा। इन राज्यों के जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री भी कराई जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिहाज से सियासी गेम पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नावेद शिको हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं इस सबसे बड़ी डिबेट में। पहला सवाल कपिल श्रीवास्तव जी से। कपिल जी, 5% बनाम 95% और बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पंचायती चुनाव को देखते हुए, तो क्या पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा के ऊपर ही सारा फोकस जाने वाला है इस बार आप लोगों का? देखिए विवेक भाई, आपने तो ये पहले ही कह दिया कि 95% का प्रयास समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी समग्र रूप से उत्तर प्रदेश वासियों का वोट हासिल करना चाहती है। पीडीए में वो सारे लोग शामिल हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के। लेकिन जो समतामूलक समाज की स्थापना जिनके बहुत दूर हो चुकी थी, जो संविधान गठित होने के बाद जिन्हें कुछ ताकत मिली, लेकिन आज भी वो जातियां, वो धर्म के लोग आज हाशिए पे बैठे हैं, उनको समग्र रूप से संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो कृत संकल्पित है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार, चाहे इनके संविधान बदलने की जो बातें इनके ही लोगों के द्वारा समय समय पे अरुण गोविल ने कही, लल्लन सिंह ने कही, ऐसे ही इनके कई सांसदों ने कही, कोई नैरेटिव नहीं गढ़ा गया था 2024। इन्होंने कही थी, जनता के बीच था, और जनता ये जानती है कि जिस दिन इनके पास ताकत आ जाएगी, ये मनवादी शक्तियों को संविधान पर हावी कर देंगे। आज वैसे भी हावी है। आज संविधान को धता बना करके किया जा रहा है। 22 परीक्षाओं में पूरा, आपको कल याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पंपलेट पूरा जारी कर दिया है कि 22 परीक्षाओं में किस तरीके से पीडीए का आरक्षण मारा गया है। 69,000 शिक्षक तो इसकी बानगी हैं, इसके बाद भी तो आप बताओ ना कि इनसे जस्टिस की उम्मीद कैसे करे देश। लेकिन अखिलेश यादव 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 5,000 साल से तो मुझे नहीं लगता बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। तो फिर वो 5,000 वो किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? वो अगड़ा के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, राजपूतों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? वो किसके खिलाफ लड़ना? वो मनुवादियों के खिलाफ। और आपको कहने और हमको बताने की जरूरत नहीं कि मनुवादी कौन है। मनुस्मृति क्या 5,000 साल से ऊपर से है? क्या हमारा देश में जो सनातन परंपरा है ये केवल क्या 5,000 की है? कहां लिखा हुआ है? तो मनुस्मृति कौन फॉलो करता है? आप कह रहे बीजेपी मनुस्मृति फॉलो करती है? मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी ताकत। ठीक है अश्विनी शाही जी, वो सब मनुवादी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आ गई। मैं सारे पैनल्स का एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। अश्विनी शाही जी। विवेक जी, देखिए ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की कुंठा है, जो कि ये देख रहे हैं कि अभी बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ। अब किसी तरीके से यहाँ पर पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या हमको लग रहा है कपिल जी भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं, ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जानते हैं। तो बताओ जी। अश्विनी जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। लेकिन जी आपकी आवाज थोड़ी रुक कर आ रही है। प्रमोशन में आरक्षण, अब आई आवाज सही? अब आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ, ये प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाले कौन लोग हैं? यही अखिलेश सरकार है, 12 से 17 वाली। और ये लोग बात करते हैं पीडीए की। ये लोग जो है हमेशा, जहां भी देखिए पर्ची पर पहले भर्तियां होती हैं, अब ये नियुक्तियों और उसकी बात कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हम लोगों ने किया,
और अभी जो चुनाव होने वाले हैं जिला त्रिस्तरीय पंचायत के, इसका रिपोर्ट आ जाएगा। अपने आप आर्थिक सर्वेक्षण है, सामाजिक सर्वेक्षण है और जातियों का आधार है। ये इन लोगों को थोड़ा सा वो हो गया, डंक लग गया कि भाई ये तो अब उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। सेंध लगा नहीं रहे हैं, हम सेंध लगा चुके हैं 14 से ही। और विवेक भाई, इसमें जो भी रिपोर्ट आएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में यहां पर देखा गया था कि जो अभी कहा ना 5%, उन्होंने दो शब्द का यूज किया अखिलेश जी ने, वर्चस्ववादी और वंचित। तो भाई अखिलेश जी स्वयं में बताएं ना कि अपने लालू प्रसाद जी का परिवार ये वर्चस्ववादी है या नहीं है। कपिल जी यहां मनुवादी थे कि नहीं थे? जब तक हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं हुआ था हम सभी मनुवादी थे, और मनुस्मृति से तो कम से कम 20 देशों की संविधान बना है। लेकिन जब संविधान लागू हो गया हिंदुस्तान में, तो हम उस संविधान की पालना करते हैं। लेकिन अश्विनी भाई यही पीडीए कहकर, इसी पीडीए को बार बार चुनावी रैलियों में बताकर आपकी कुर्सी की एक नींव जो है वो ढीली कर दी अखिलेश यादव ने, जिसकी वजह से आपको केंद्र में गठबंधन में जाना पड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाए। बोलिए मैं गलत हूं तो? एकदम सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी। हाँ। कि जनता ने हमको वो आशीर्वाद नहीं दिया जो पिछले चुनाव में देती आई थी। लेकिन हर चुनाव, हम गुजरात में भी हम 99 सीट पर आ गए थे, अब 99 से कितने पहुंचे हैं देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी है, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है इस समय, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और पूर्ण बहुमत से प्राप्त है। तो आने वाले दिनों में अभी उत्तर प्रदेश में हम 300 से ऊपर सीट पाएंगे। आप देखिएगा यहां इस तरीके से मजबूत नेतृत्व और माननीय मोदी जी। कपिल जी आपके मित्र से सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ। संदीप त्रिपाठी जी, आप भी तो अब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे अखिलेश यादव के साथ ही, आपकी पार्टी भी, राहुल जी भी चलेंगे मुझे लग रहा, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी अप्रोच करने की कोशिश की थी, तो आपकी नजर भी कहीं ना कहीं पीडीए पर है। नहीं, पीडीए पे तो ही है। कांग्रेस से बड़ा सामाजिक न्याय और जो है समाजवाद की पराकाष्ठा जो रही है वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय आप देखेंगे, तब से लेकर कांग्रेस सदैव समाजवाद को जो है तरजीह देती रही। विषय ये है, अभी पहली बात तो मैं आपका आज पहला शो है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम जनता की आवाज बनेगा और जो है जनता, जिस सिंहासन पर जनता की अपेक्षाएं, जनता की इच्छा जो है विराजित होगी, ना कि लूट खसोट, ईडी सीबीआई गुंडाई डकैती वाली जो बातें करने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ में बातें जाएंगी, जनता की आवाज आएगी। इसके लिए अग्रिम बधाई आपको देता हूँ विवेक जी। अब आते हैं मुद्दे की बात। अभी देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में साहब, कहा जाता है गंगा माई के लिए क्या पीछे से जलवा ठेलत आवत बा। मतलब आप समझिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे बना दिया इन लोगों ने। अरे कोर्ट का आदेश था भाई, आपको अगर चुनाव कराना है तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तभी आरक्षण सुनिश्चित होगा। इसमें कौन सा एहसान कर दिया भाई? एक संवैधानिक चीज जो कि पहले हो जानी चाहिए थी, जिसको आपने चुनाव डिले कर दिया। आप पंचायत का चुनाव समय से नहीं कराने जा रहे हो और छाती पीट रहे हो कि हम पीडीओ को न्याय दे दिए। कहां से भैया, क्यों? अरे अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता तो आपकी तो मंशा कतई नहीं थी, और उसकी वजह दिखती है, उसका कारण दिखता है। वो सोच आप सवर्णों की बात आप करिएगा तो सवर्ण के भी आप नहीं हो। ब्राह्मणों के साथ इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आज की डेट में अत्याचार हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। मैं 4 मुकदमे झेल रहा हूं इस पार्टी का, फर्जी। आज तक जीवन में 10 रुपए का दाग नहीं रहा है, 4 मुकदमे इन्होंने लाद दिए। ये सरकार सही है, तानाशाह सरकार है, डकैतों की सरकार है, आवाज को दबा देना चाहती है। ये चाहती है कि सिर्फ एक आवाज रहे, एक बात रहे, जो ये कहे वही सही। अभी मनुवाद की बात करते थे कि आजादी के पहले सब मनुवादी थे, तो मनुवादी थे तो आप कोई दारू पीने वाला ब्राह्मण डालता था मुंह में गरम तेल डाल के आत्महत्या करता था। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि कोई ब्राह्मण, मैं और जात की बात ही नहीं करूंगा, ब्राह्मण की बात करूंगा, ब्राह्मणों को यह लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण
गलती से भी शराब पी ले तो उसको जो है गर्म तेल मुंह में डालकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए गंगा जी के किनारे। क्या कोई मानता था ब्राह्मण? और आते हैं ब्राह्मणों को भिक्षाटन करना चाहिए। कौन सा पंडित ब्राह्मण भिक्षाटन आजादी के पहले करता था और उससे जीवन यापन करता था? तब भी जो है बहुत सारे कामों में लगे हुए थे ब्राह्मण। तो ये कहना कि इसके पहले सब मनु थे, ये निकाल दीजिए। मनु एक राजा के द्वारा बनाया गया वो संविधान था जिसके माध्यम से वो अपनी सरकार को बचाए रखने का तो ये तो आपके मित्र ही कह रहे हैं, वो संविधान था। अरे त्रिपाठी जी आपके ये तो कपिल जी कह रहे हैं, दोहन था। ये तो कपिल जी कह रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि 5000 साल से 5% जो दोहन करते आ रहे हैं, उसमें तो 5% में तो आप भी है शायद। 5%। फिर मैंने कहा मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा एक राजा के द्वारा बनाया गया वो संविधान जिसके माध्यम से उसकी राज सत्ता बची रहे, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व ना मिले, ब्राह्मण भिक्षाटन करे, वो कभी राजा ना बन पाए, शूद्र वर्ग का कोई व्यक्ति राजा ना बन पाए, जिसको आज दलित कहा जाता है वो राजा ना बन पाए। इन सारी जातियों को रोकने के लिए आप बताइए राम भगवान के पहले तो फिर आज इस बात को एजेंडा क्यों बना, आज इस बात को एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? आज इस बात को प्रासंगिक क्यों माना जा रहा है यूपी के सियासत में? नावेद जी, जिसके माध्यम से ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं ठीक है आपकी बात आ गई, मैं नावेद जी के पास जा रहा हूं। आज इस बात के इतनी प्रासंगिकता होने की क्या जरूरत है, या इसको इस तरह से क्यों उठाया जा रहा है कि इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं उत्तर प्रदेश में जीत का? नावेद जी, देखिए, धर्म और जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में हर दौर में परवान चढ़ती रही, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तारीख खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जब मुकाबला होता है तो धर्म और जाति की राजनीति परवान चढ़ती है। लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। एक जमाना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में 28 और 29% पे सत्ता बना ली जाती थी, लेकिन अब नेट टू नेट दो ताकतें हैं, 50-50 का मुकाबला है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरण नहीं चलेगा, उनको दलित चाहिए और सारे पिछड़ी जातियां का पूरा सहयोग चाहिए। उन्होंने एक PDA का कंसेप्ट रखा है और कांग्रेस के साथ में हाथ भी मिलाया है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जहां पर PDA की बात हो रही है वहीं अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को अपने पाले में लाने की तमाम जो कोशिशें कर रहे हैं, उसी के साथ अपर कास्ट को भी अपने विश्वास के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये चीज संभव नहीं है। एक शेर है कि या हया अपनाओ या फिर बेहया हो जाओ। तुम आंखों से आंखें मिलाकर कैसे शर्माओगे? तुम चांद तारों को जमीन पर कैसे ला पाओगे? तुम जुगनुओं को रोशनी में कैसे चमकाओगे तुम? यानी आप जब PDA की बात कर रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि आप इस बात की बात कर रहे हो कि पिछड़ों, दलितों के साथ 500 साल से अन्याय कर रहे थे। और अन्याय कौन कर रहा था? जैसा कि आपने जिक्र किया, इंगित होता है अपर कास्ट के लोग, और आप अपर कास्ट को भी साथ में लेने की बात कर रहे हो। ये एक धर्म और जाति की राजनीति में एक नया समीकरण बना है। उधर दूसरी तरफ भी है, बीजेपी के पास भी यही है कि बीजेपी भी एक तरफ तो आधार है उनका, और वाकई आधार है अपर कास्ट का, जड़ें हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर वो नाराज हो जाते हैं। अपर कास्ट भी बीजेपी से खिसक जाता है। और अखिलेश यादव की जो अपेक्षाएं हैं वो गलत नहीं है कि एंटी इनकम्पेंसी से जो अपर कास्ट को, जो ब्राह्मणों को, जो ठाकुर को अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि लग रहा हो कि अब हमें सत्ता बदलना है तो समाजवादी पार्टी के साथ अपर कास्ट आ जाएगा। लेकिन बीजेपी को नहीं, इसमें नावेद जी, इसमें जी आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं पूछता हूं। पिछड़ों को साधने में अपर कास्ट नाराज हो जाता है। जो आज फैसला हुआ जिसका आपने जिक्र हुआ है, ये अपर कास्ट को अच्छा नहीं लगा होगा। इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को रिझाने के लिए कहीं ना कहीं अति की जाएगी। अपर कास्ट इस बात से नाराज होता है। तो दोनों दलों के साथ एक कशमकश है। बीजेपी को अगड़े भी चाहिए, पिछड़े भी चाहिए, और अखिलेश यादव को भी पिछड़ों के साथ अपर कास्ट पर भी उम्मीद है। ये बड़ी अजीब से राजनीति हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति हो रही है। इसलिए धर्म और जाति की राजनीति नहीं, एक नया कॉकटेल तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि 2024 के बाद से बीजेपी की राजनीति में थोड़ा चेंज आया है। वो अब आधी आबादी की बात करने लगे हैं, वो महिलाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं, और महिलाएं सेंट्रिक योजनाएं चलाते हैं या फिर DBT स्कीम लेकर आते हैं, जिससे कि महिलाओं को वो जाति वर्ग आधार पे नहीं बांटते। वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम महिलाओं को बेनिफिट देंगे। तो उसका एक बेनिफिट मैं हाल के 2024 के बाद जो बदलाव देख रहा हूं, उसमें एक इंपॉर्टेंस देख रहा हूं, चाहे उसके जितने भी स्टेट इलेक्शन हुए हैं उस पर अगर आप देख ले। मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं वापस, मुझे पता आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले परविंदर जी की बात जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस 2027 की सियासी लड़ाई को। क्या इस बार भी जाति सियासी समीकरण पर भारी पड़ेगी?
देखिए बिल्कुल यूपी के अंदर जातीय समीकरण के साथ ही राजनीति होती हाँ। आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है, जो भी पार्टी है वो गरीब आदमी के उत्थान की बात करे, जो अति पिछड़ा है। देखिए चुनाव को लेकर ये सारी जो समीक्षाएं हो रही हैं, चुनाव को लेकर टारगेट करी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर आप अगर देखेंगे, आप SC ST OBC की बात करिए, पिछड़े वर्ग की बात करिए, अपर क्लास की बात करिए, मुस्लिम की बात करिए, आपने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करनी है। लेकिन गरीब आदमी जो अति पिछड़ा है, जो किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप अगर सारी पार्टियां मिलकर ये सोचे कि हमने यूपी के गरीब आदमी का उत्थान करना है, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है, पिछड़े वर्ग के साथ जो जातियां हो रही हैं उनको रोकना है, उसके लिए अभी इन्होंने आयोग तो बनाया है, और वो आयोग कितना काम कर पाता है, कितना लोगों को न्याय दे पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछड़ा आयोग बनाने में ही 4 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को। 4 साल के बाद आज अगर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से या चुनाव को देखते हुए ये आयोग बनाया, मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आने वाले चुनाव के अंदर जीत हासिल करनी है तो इस आयोग को बड़ी स्ट्रांगली इम्प्लांट करना होगा। जो पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात करे, गरीब आदमी के उत्थान की बात करे, महिलाओं के बारे में नहीं तो आप क्या आप ये कहना चाह रहे कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर काम करती है दलितों पिछड़ों के लिए, कांग्रेस ने बहुत बेहतर काम किया है? नहीं, या बीजेपी योजनाएं बना रही है उसमें दलितों पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, हाँ। ये चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग से या गरीब आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है चुनाव से। हम चुनाव को कैसे जीतें, इन पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ कैसे मिलाएं, मुस्लिम को कैसे मिलाएं, SC ST OBC को कैसे मिलाएं, ठाकुर को कैसे मिलाएं, गुज्जर को कैसे मिलाएं और OBC को कैसे मिलाएं। जाहिर सी बात है, अगर जातीय इंजीनियरिंग को नहीं साधेंगे तो उनको वो कामयाबी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह सरकार पर अक्सर आरोप लगे कि उन्होंने इस एक्ट SC ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में पुलिस को बेहद सावधानी बरतने और ढील देने के निर्देश दिए थे। ये आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे, अब कपिल जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसके अलावा जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो उन्होंने मायावती सरकार द्वारा दलित महापुरुषों जैसे कि संत रविदास, छत्रपति शाहू जी महाराज, कांशीराम के नाम पर रखे गए जिलों और योजनाओं के नाम बदले। दलितों का वोट सबको चाहिए लेकिन दलितों के लिए काम कोई नहीं करेगा। क्या यही सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, जो सच्चाई मुसलमानों के साथ है कि मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम है? कपिल जी, सबसे पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि वो 5000 साल पुराना जो आपने कहा है वो रजवाड़ों के लिए, वो जमींदारों और जागीरदारों के लिए, ये तो 5% थे ना। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और कायस्थ और बनियास का हिसाब नहीं है। ये जिन कौमों में राजा रहे हो, जागीरदार रहे हो, ये उनके लिए है, या शहंशाह और बादशाह रहे हो, वो 5% से ज्यादा नहीं रहे। तो कपिल जी, आप भी तो शहंशाह और बादशाह रहे उत्तर प्रदेश के कई सालों तक, कांग्रेस की सरकार रही कई सालों तक केंद्र में, तो 5000 सालों में सब काउंट होता है ना? नहीं, तो हमारा क्यों काउंट करेंगे जब हमने किया ही नहीं, तो काउंट आप भी तो उसी 5000 साल में आए ना भाई साहब, वो 5000 साल से बाहर कैसे हो गए? 5000 साल में वो भी तो बेचारा मजलूम भी तो है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। नहीं वो है, लेकिन आप तो शासन करने वालों में आप भी हैं 5000 साल में, आप उससे अपने आप को हटा नहीं सकते, आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते कि भाई हमने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया, हम इसमें अपने आप को काउंट नहीं करते। नहीं, हम इसलिए काउंट नहीं होते हैं कि हम पीड़ित थे। अगर हम पीड़ित ना होते तो हमारे बंगला खाली करने पे गंगा जल से धुलाया थोड़ी नहीं जाता। हमारे मर्दी दर्शन के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या गंगा जल से मंदिर धुला रहे होते? क्या जो है केवल एक धर्म और जाति अच्छा, ऐसा कौन सा पीड़ित पिछड़ा? अच्छा कपिश भाई जो है वो कपिश भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा कौन सा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है जो बॉलीवुड स्टार्स को बुलाकर लाखों करोड़ों रुपए पे करके शो का आयोजन करवाता है? ऐसा कौन सा पिछड़ा? वही बात आप कह रहे हैं,
मैं तो पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ भी तो करा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? तो उन पर तो आरोप है, मौसम में उन पर तो आरोप है, आप खुद को पिछड़ा कह रहे हैं। नहीं ठीक है, आपका जवाब सीधी प्लीज। बात हाँ, कह ठीक रहे है, हैं कि आपका जवाब। हमने तो वो कार्यक्रम गांव के अंदर जो लोग कभी इन लोगों को देख नहीं पाए वो देख सकें। क्या उनको अधिकार नहीं बनता गरीबों को देखने का कि हमारा कैसा लगा है? उनके लिए वो खास कर दे तो आपको तकलीफ होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।